नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और खबरों की शुरुआत करते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मुश्किल में आ गए हैं। उनके खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज इसकी आधिकारिक अनुमति दे दी है। सिद्धारमैया पर मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। 26 जुलाई को राज्यपाल ने नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से 7 दिन में जवाब मांगा था। 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को नोटिस वापस लेने की सलाह दी और उन पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। MUDA घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। आरोप के मुताबिक सिद्धारमैया ने MUDA अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए। केस चलाने की इजाजत देने के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज राज्यपाल के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसे लेकर कहा कि पूरा मंत्रिमंडल, पार्टी हाईकमान, सभी विधायक, MLC, लोकसभा और राज्यसभा सांसद मेरे साथ हैं। क्या कह रहे हैं CM सिद्धारमैया, सुनते हैं। Is with me. The entire cabinet is with me. The government is with me. All MLAs are with me. All Congress MLAs are with me. MLCs are with me. All Lok Sabha, Rajya Sabha members are with me. और कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार ने कहा कि हमने राज्यपाल से कहा था कि शिकायत में कोई दम नहीं है और शिकायत को खारिज करके लोकतंत्र को बचाया जाना चाहिए। We have received, my honorable Chief Secretary has received a letter that a prosecution and inquiry permission has been given. So we feel that it is purely unconstitutional, against the law. There is a strong government headed by Mr. Chief Minister Siddaramaiah in the entire country. It is one of the biggest states where the second time a backward class leader has been elected with a massive mandate of 136 members and 2 independents who have been supporting our 2-3 independents supporting our party. They are trying to destabilize by using the governor's office. It is unfortunate. There are various decisions and the constitution, there is a constitution which will help us. उधर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का दावा है कि ये 3 से 4 हजार करोड़ का घोटाला है। आप सोच के देखिए, इस निर्लजता के साथ कर्नाटक में घोटाला हुआ है और आज पूरी देश इस बात का गवाह देगा कि हां, मोदी जी के इस राज में जो भ्रष्ट होते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाता है। राहुल जी और प्रियंका जी कलकत्ता जाएंगे क्या, या घोटालेबाज सिद्धारमैया जी को बचाने के लिए आप सब बेंगलुरु जाएंगे? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। सिद्धारमैया को जांच एजेंसियों की मदद करनी चाहिए, साथ ही सिद्धारमैया को इस्तीफा दे देना चाहिए। After taking all aspects into the account, legal aspect, moral aspect, after taking all those points into account and after taking the opinion of the legal experts, Governor has given sanction for has given the accord for the prosecution of Chief Minister Siddaramaiah, and it is a due process of law, and law will take its own course, and Siddaramaiah should cooperate with the investigating agency and with the judiciary to inquire to the alleged scam, and he should cooperate, and also he should step down. बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस झूठी गारंटियों के जरिए सरकार में आई थी, लेकिन अब ये लूट करने वाली पार्टी बन गई है। When the Congress, on the back of its fake guarantees, came to power in Karnataka in 2023, it was predicted then that between Siddaramaiah and DK Shivakumar, the Chief Minister and the Deputy Chief Minister, Congress would become the loot party of Karnataka and transform Karnataka into a ATM for its party, for its dynasty, for its first family.
and for themselves. The reality today is proving those assumptions, those fears absolutely correct. और अब हमारे सहयोगी निहाल किदवई आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या। कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। राज्यपाल की तरफ से बताया गया है कि सेक्शन 17 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, सेक्शन 218 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत उन्होंने मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। मुकदमा चलाने की इजाजत के लिए अर्जी राज्यपाल के पास दी थी टीजे अब्राहम नाम के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने। उन्होंने सबसे पहले मैसूर के लोकायुक्ता कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन कानून के प्रावधानों के मुताबिक मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की इजाज़त की ज़रूरत है। उसके बाद एक और आरटीआई एक्टिविस्ट ने न सिर्फ लोकायुक्ता को अप्रोच किया, बल्कि साथ ही साथ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट जो बेंगलुरु में है वहाँ भी अर्जी दी थी। ऐसे में राज्यपाल की इजाज़त की ज़रूरत थी ताकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि ये मुकदमा क्या है। मूडा यानी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने 1992 में कुछ प्लॉट्स लिए थे। देवनूर नाम की एक जगह है मैसूर में, वहाँ पर लेआउट विकसित करने के लिए, यानी रिहायशी इलाका विकसित करने के लिए। 1998 में कुछ इस प्लॉट्स के जो अधिकृत प्लॉट थे उसके कुछ हिस्सों को डी नोटिफाई कर दिया मूडा ने, यह कहते हुए कि इस टुकड़े की ज़रूरत नहीं है। उसी टुकड़े में का कुछ हिस्सा 2004 में सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती के भाई ने खरीदा। बाद में इसको डी नोटिफाई करवाया गया, यानी कृषि की भूमि से अलग करवाया गया फिर से, और उसके बाद उनके भाई ने सिद्धरामैया की पत्नी को ये टुकड़ा उपहार के तौर पर दे दिया। 2010 में मूडा ने 50-50 स्कीम की शुरुआत की। 2020 में यहाँ मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा थे। येडियुरप्पा ने 50-50 स्कीम पर रोक लगा दी, लेकिन इसके बावजूद 2023 में यह जो देवनूर का प्लॉट था जिसका हिस्सा सिद्धरामैया की पत्नी को दिया गया था, उसके बदले मूडा ने 14 साइट्स विजयनगर इलाका, जो कि अप स्केल इलाका है, महंगा इलाका है मैसूर का, वहाँ पर 14 प्लॉट सिद्धरामैया की पत्नी को दिए, यह कहते हुए कि उनकी ज़मीन चूंकि मूडा ने ली है और ऐसे में 50-50 स्कीम के तहत ये प्लॉट्स उनको दिए जा रहे हैं। मैं मैसूर भी गया था तो मैंने वहाँ देखा कि देवनूर के ठीक सामने विजयनगर का इलाका है, जो कि वाकई काफ़ी पॉश इलाका है, और वहाँ 14 प्लॉट्स दिए गए। और अब तक इसमें क्या क्या हुआ है ये बता रहे हैं निहाल किदवई। अब बीजेपी का आरोप है कि सिद्धरामैया ने अपने इन्फ्लुएंस का, अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और ये सारे प्लॉट्स उनको महंगे इलाके में उनकी पत्नी को दिए गए। सिद्धरामैया का कहना है कि 2013 से 2018 के बीच मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी की तरफ से एक फाइल उन तक पहुंचाई गई थी कि उन्हें कंपनसेशन के तौर पर प्लॉट्स दिए जाएं, चूँकि देवनूर में जो ज़मीन है वो मूडा ने अपने कब्जे में ले ली है। लेकिन सिद्धरामैया का कहना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर इस फाइल पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये एक उन पर आरोप लग सकते थे और ये उन्होंने नैतिक तौर पर इसको ठीक नहीं समझा। 2022-23 में जब यहाँ पर बसवराज बोम्मई की बीजेपी सरकार थी तो उसने 14 प्लॉट सिद्धरामैया की पत्नी को दे दिए। तो अब सिद्धरामैया का यह कहना है कि अगर सब कुछ गलत था तो सिद्धरामैया की पत्नी को बीजेपी सरकार ने प्लॉट्स क्यों दिए। प्लॉट्स भी बीजेपी की सरकार ने दिए हैं और सवाल भी बीजेपी ही उठा रही है। ऐसे में इसको लेकर के एक मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई और यह कहा गया कि चूंकि एक निजी कंप्लेन है और ऐसे में राज्यपाल को फौरन मंत्रिपरिषद की सलाह को मानते हुए शो कॉज नोटिस को वापस लेना चाहिए और इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जो टीजे अब्राहम ने दरखास्त यहाँ पर दी है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अब राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने यह फैसला किया है कि मुकदमा चलाया जाना चाहिए सिद्धरामैया के खिलाफ, तो इसको लेकर के यहाँ बवाल मचा है। बीजेपी का यह कहना है कि 1998 में सिद्धरामैया उप मुख्यमंत्री थे राज्य के जेएच पटेल के टाइम में, जबकि ये प्लॉट डी नोटिफाई किया था मूडा ने। 2004 में भी उप मुख्यमंत्री थे, 2004-05 में सिद्धरामैया धर्म सिंह की सरकार में, जब ये प्लॉट डी नोटिफाई करके उनकी पत्नी के भाई ने खरीदा। उसके बाद
लगातार सिद्धरमैया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे, फिर मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए, जिसमें बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमावली का पालन हो। उत्तर प्रदेश में साल 2018 में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती के तहत नियुक्ति भी हो चुकी थी, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आदेश दिया है। ये जो मामला है 69,000 शिक्षकों का, इसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर पहले हुई थी भर्ती, लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है तो इसके पहले जो नियुक्तियां हुई थी वो भी अब अधर में लटकी हुई हैं। देखना होगा कि आगे इसमें क्या कुछ होता है मेरिट लिस्ट रद्द होने के बाद। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। और इस मामले में समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये अच्छी बात है कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के कारण ये भर्तियां फिर से होंगी। हमें पूरा भरोसा है कि लोगों को उनका हक मिलेगा। ये सबकी जीत है उनके मुताबिक, और प्रदेश की भी। उन्होंने कहा है कि अब उम्मीद जगी है। ये अच्छी बात है कि हाईकोर्ट के इंटरवेंस की वजह से अब ये भर्तियां फिर से होंगी, और जो जिसको हक, सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए, जो संविधान के माध्यम से, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इतने लोगों पे डंडे और लाठियां बरसाई गई, तो ये सभी उन सभी की जीत है, और ये पूरे प्रदेश की भी जीत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी है अब। और ओपी राजभर क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। देखिए, हमेशा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के हम लोग लड़ते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात से स्वीकार किया कि नहीं, अधिकारियों के द्वारा कुछ गलती हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हित की लड़ाई लड़ती रही है। जो फैसला आया है उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। उस फैसले के हिसाब से जो आदेश है हाई कोर्ट का, उस आदेश का पालन होगा। तो यहाँ पर नेता जो हैं वो स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का, और जो मेरिट लिस्ट रद्द की है वहाँ पर हाई कोर्ट ने, और कह रहे हैं कि जो भी होगा आगे वो सही तरीके से होगा, और ये ज़रूरत भी थी। इस तरह की बात सामने आ रही है। तो हाईकोर्ट का आदेश यहाँ पर अब आ चुका है। इस पूरे मामले में 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट आनी चाहिए, ऐसा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। और इस पर 3 महीने में जो पुरानी लिस्ट थी उसकी जगह अब एक नई लिस्ट आएगी। उसमें जो नियम हैं इस तरह की भर्ती के लिए और आरक्षण के जो नियम हैं, सबको मिलाकर अब ये नई मेरिट लिस्ट सामने रखनी होगी। और हमारे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, ये मामला काफ़ी वक्त से चल रहा है। समाजवादी पार्टी को हम देख रहे हैं कि वो स्वागत कर रहे हैं। वहाँ पर और क्या कुछ इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं?
देखिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में जो बीजेपी के ओबीसी समाज के नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो भी स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद से लेकर अनुप्रिया पटेल, वो भी स्वागत कर रहे हैं और विपक्ष तो स्वागत कर ही रहा है। अखिलेश यादव ने भी कहा है। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं ओबीसी समाज से जिन्होंने मुकदमा किया था, इनसे पूछते हैं कोर्ट के फैसले के बाद सरकार से आपको क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कोर्ट का जो सम्मान्य आदेश आया है उसको जो है सरकार से हम यही निवेदन करेंगे उस आदेश का अनुपालन कराएं, क्योंकि भर्ती करते समय आपको कोर्ट रोक रही थी कि आप भर्ती ना करें क्योंकि इसमें रिजर्वेशन का स्कीम है। तो आपने बाकायदा एफिडेविट फाइल करके ये कहा कि हमको भर्ती कर लेने दीजिए क्योंकि यहाँ पे नौनिहालों के भविष्य का सवाल है और हमारे पास पर्याप्त शिक्षक नहीं है। अगर हम भर्ती नहीं करते हैं तो हमारी शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो जाएगी। तो कोर्ट ने मामला बच्चों से जुड़ा हुआ था, नौनिहालों से जुड़ा हुआ था, तो उनसे कहा कि ठीक है अगर आप ये बात कह रहे हैं तो भर्ती तो कर लीजिए, लेकिन ये भर्ती महंतपाल एंड अदर्स के अधीन रहेगी। भविष्य में जो भी आदेश जो है माननीय न्यायपालिका आपको करेगी उसका आपको अनुपालन करना पड़ेगा। इस शर्त पर इन्होंने भर्ती की। अब इस भर्ती में जो मामला था मुख्य रूप से कि इस भर्ती की जो 69,000 के सापेक्ष इन्होंने जो ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 2% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। इस बात को सुशील कश्यप नहीं कह रहा है, भास्कर सिंह नहीं कह रहा है। इस बात को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर के जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं बनी हैं, चाहे वो अनुसूचित जनजाति आयोग हो, चाहे अनुसूचित जाति आयोग हो, चाहे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो, उत्तर प्रदेश एकल पीठ का जो है जजमेंट रहा हो, डबल बेंच का जो आदेश रहा हो, सभी ने इस बात को बताया कि इस भर्ती में स्कीम में गड़बड़ियां हुई। आपसे भी पूछ रहा हूँ, सरकार अगर कोर्ट जाती है तो आप 6 साल से तो आप संघर्ष कर रहे हैं जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, क्या इसके बाद फिर से एक लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं? फिलहाल हमारा तो प्रदेश के मुखिया से यही निवेदन है कि जो आदेश आया है उसका अनुपालन किया जाए, किंतु अब चूँकि इतना लंबा समय इस लड़ाई को हम लोगों ने दिया है अपनी नौकरी के लिए, तो यदि सरकार इस हमारे जजमेंट के खिलाफ कहीं पर भी अपील करती है या कुछ भी आगे जाती है तो अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। हम लोग भी उस अपने जजमेंट को पूरी तरीके से डिफेंड करने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाएं या कहीं भी जाएं। अब देखिए इसमें 2 पेच है। इसमें पेच ये है कि जो शिक्षक भर्ती पा चुके हैं, जो शिक्षक के तौर पर नौकरी कर रहे हैं, उन शिक्षकों का डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि 19,000 पदों पर जो नई सूची आएगी उनकी नौकरी चली जाए। और डर इन अभ्यर्थियों का भी है कि सरकार अगर इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है तो एक फिर से नई लड़ाई होगी, कुछ समय और लगेगा। और इस बीच सरकार के सामने एक चुनौती ये है कि बीच का रास्ता क्या निकाला जाए। कंप्लायंस जो हाईकोर्ट का है उसको करते हुए सबको राहत मिल सके, इसी को लेकर के एक बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं और तमाम अधिकारी हैं उनके साथ बैठेंगे। लेकिन ये जो पूरा मामला है, आपको बहुत शॉर्ट में बताऊं कि शिक्षा मित्रों के समायोजन से शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और शिक्षा मित्रों का समायोजन जब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि 1,37,000 खाली पड़े पदों को भरने के लिए शिक्षा मित्रों की भर्ती की जाए। और इसीलिए 69,000 और 68,500 ये 2 वैकेंसीज आई थी। 69,000 में इन अभ्यर्थियों का आरोप ये है कि जो सरकार को बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 के तहत जो जनरल की कट ऑफ से ऊपर पाने वाले ओबीसी या आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको जनरल मानना चाहिए था, जबकि अधिकारियों ने जो लिस्ट बनाई उसमें जो ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको जनरल के कट ऑफ के बराबर या उससे ऊपर नंबर मिला है उनको जनरल में ना रख करके रिजर्व कैटेगरी में रख दिया। और इस वजह से ये जो छात्र हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि 19,000 ऐसे पद हैं जिन पदों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। और इसीलिए जब ये डबल बेंच गए हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने साफ कहा है कि सरकार अब कंप्लायंस करे, 3 महीने के अंदर नई सूची बनाए। तो 3 महीने बाद जब एक नई सूची आएगी, यानी कि एक नई चयन प्रक्रिया होगी, और उसके बाद सरकार के सामने ये चुनौती ये होगी कि जो अब टीचर अभी पढ़ा रहे हैं अगर वो कोर्ट जाते हैं तो उनके सामने कोर्ट क्या उनके पक्ष में फैसला देता है, और जो अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ये छात्र फिर से लड़ेंगे। और हाईकोर्ट से जीतने की वजह से कहीं ना कहीं सरकार इनकी बात मानने को मजबूर होगी। तो एक बहुत दुविधा की स्थिति है और आने वाले दिनों में ये एक बड़ा राजनीतिक मामला भी बनेगा, क्योंकि खुद बीजेपी के जो नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर हों, अनुप्रिया पटेल हों, संजय निषाद हो, ये सब कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। और विपक्ष भी जाहिर है कि इन छात्रों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो संविधान और जाति की जो यूपी में राजनीतिक लड़ाई है, इस बीच में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का ये जो मामला है ये एक राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जी
जी बिल्कुल, रणवीर, राजनीतिक रंग अभी ले चुका है, लेकिन जिस तरह से एक पुरानी लिस्ट के बारे में आपने बताया और जो नई लिस्ट का आदेश हुआ है नियमों आरक्षण के तहत, इसमें कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर होंगे जिनकी नौकरी चली जाएगी और वो निश्चित तौर पर कोर्ट जाएंगे, सरकार जाए न जाए, तो ये लड़ाई तो चलेगी अभी अदालत में। देखिए, निश्चित तौर पे, और इसीलिए मैं फिर से एक बार शॉर्ट में ये पूरा मामला क्या है समझाता हूँ। जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ और शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई तो 1,37,000 जो पद थे उनको भरने के लिए 4,10,000 आवेदन हुए। 1,47,000 छात्र कुल पास हुए थे, जिसमें ओबीसी की आबादी जो संख्या थी पास होने वालों की वो 85,000 थी, SC ST की 25,000 के आसपास थी और 37,000 जनरल वर्ग के थे। जब अधिकारियों को शिक्षा नियमावली जो थी, आरक्षण नियमावली और बेसिक शिक्षा नियमावली, इसका पालन करते हुए जो कट ऑफ मार्क था 67.1 वो जनरल के लिए था और 66.7 जो ओबीसी के लिए था, इसका पालन करते हुए जो भी जनरल के कट ऑफ से ऊपर है उन लोगों को आरक्षित वर्ग में रखना चाहिए था। और इसमें एक पेच जब शुरुआत में हुआ था ये विवाद कि रिजल्ट के अगले दिन कट ऑफ लिस्ट आई थी, जबकि आमतौर पे परीक्षा के पहले ही कट ऑफ लिस्ट आ जाती है, लेकिन रिजल्ट के अगले दिन कट ऑफ लिस्ट जारी हुई। कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद जब लिस्ट सामने आई तो उसमें कुछ अभ्यर्थी 1,000 के आसपास वो कोर्ट पहुंचे और कहा कि एक सवाल गलत था, और तब से कोर्ट कचहरी शुरू हुई और कोर्ट ने कहा कि जितने भी अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच करके ये दावा कर रहे हैं कि एक नंबर का सवाल गलत था, उन सभी अभ्यर्थियों को एक एक नंबर दिया जाए, लेकिन बाकी अभ्यर्थी जो कोर्ट नहीं आए हैं उनको मानना नहीं जाएगा कि उनके पास कोई तथ्य था। इसके बाद इन अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट से डेटा निकाला और जो टोटल सेलेक्टेड लोग थे उनकी कास्ट के हिसाब से एक डेटा तैयार किया और इन्होंने कहा कि साहब जो ओबीसी है उसको ओबीसी का आरक्षण मिला, जो एससी है उसको एससी का मिला, लेकिन ऐसे ओबीसी या ऐसे एससी एसटी जो कि जनरल के कट ऑफ से ऊपर थे उनको जनरल में ना रख करके आरक्षित वर्ग में रखा गया और इसी से विवाद शुरू हुआ। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने जो फैसला दिया है, इसके बाद मुख्यमंत्री एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और इस बैठक के बाद तय होगा कि सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन विपक्ष इस मामले में ज़रूर सरकार पर इस वक्त दबाव बना रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, इस पूरी जानकारी के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये एक ऐसा मंच बना जहां हमने विकास से संबंधित समस्याओं और प्राथमिकताओं पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत ने ग्लोबल साउथ की आशाओं, आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं पर आधारित G20 एजेंडा तैयार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा समय है जब दुनिया अनिश्चितता में जी रही है। युद्ध जैसी स्थितियों ने विकास यात्रा में चुनौतियां बढ़ा दी हैं। विश्व पहले से ही जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहा है, अब स्वास्थ्य, भोजन और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी चिंतित है। आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद हमारे समाज के लिए गंभीर खतरा है। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब चारों ओर अनिश्चितता का माहौल है। दुनिया अभी तक कोविड के प्रभाव से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है। दूसरी ओर युद्ध की स्थिति ने हमारी विकास यात्रा के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। हम क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना तो कर ही रहे हैं और अब हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी की चिंताएं भी है। आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद हमारे समाजों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। टेक्नोलॉजी डिवाइड और टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां भी सामने आ रही है। हम आपसी व्यापार, समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति और विमेन लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी से हमारे आपसी सहयोग को बढ़ावा मिला है। पिछली सदी में
बने ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ रहे हैं। फ्रेंड्स, यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर, एक स्वर में, एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखें, अपनी क्षमताओं को साझा करें, मिलकर अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेकर के जाएं, मिलकर 2/3 मानवता को मान्यता दिलाएं और भारत ग्लोबल साउथ के सभी देशों के साथ अपने अनुभव, अपनी क्षमताएं साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब बात करते हैं हम दिल्ली की। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया दिल्ली में पदयात्रा कर रहे हैं। आज उन्होंने पश्चिमी विनोद नगर में पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बात की। इससे पहले कल पदयात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने परिवार के बीच आ गया हूँ। सब लोग मुझसे ऐसे ही गले मिल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है। हर व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द बाहर आ जाएं। आज दिन में मनीष सिसोदिया कालका जी मंदिर भी पहुंचे। वहां पर पूजा अर्चना भी उन्होंने की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस विनोद नगर की, जहां पर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के बाद पदयात्रा के दौरान दूसरे दिन आज यहां पर वो पहुंचे हैं। आईपीएल में मेगा ऑक्शन से पहले बड़ा विवाद हो गया है। किंग्स 11 पंजाब की मालिक प्रीति जिंटा कोर्ट पहुंच गई हैं। कंपनी के सह मालिक मोहित बर्मन के खिलाफ याचिका दायर उन्होंने की है। शेयर बेचने को लेकर किंग्स 11 पंजाब के मालिकों में ठन गई है। एनडीटीवी के पास मुकदमे की एक्सक्लूसिव कॉपी है। मोहित बर्मन के 11% शेयर किसी और को बेचने पर प्रीति जिंटा ने रोक की मांग की है। हमारे सहयोगी विमल मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल, ये मामला अब कोर्ट पहुंच रहा है, आखिर ये हुआ कैसे? विमल के पास दोबारा हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आईपीएल के मामले में। मेगा ऑक्शन होना है अब, और उसके पहले ये विवाद हो गया है। किंग्स 11 का ये मामला है जहां पर उसकी जो मालिक है प्रीति जिंटा, वो अब अदालत पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कंपनी के सह मालिक मोहित बर्मन के खिलाफ याचिका दायर की है। और मोहित बर्मन जो हैं, ये खबर आ रही है कि वो अपने 11% शेयर किसी और को बेचने जा रहे हैं। इसको लेकर प्रीति जिंटा जो हैं वो कोर्ट पहुंची हैं और वो इस पर रोक की मांग कर रही हैं। कोर्ट के पास पहुंचकर शेयर बेचने को लेकर उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के शेयर्स को बेचने को लेकर इन दोनों में इस तरह से दोनों पार्टनर्स के बीच ये विवाद हो चुका है। और किंग्स 11 को लेकर खास करके, लेकिन ये जो हमारे पास जो है कोर्ट की कॉपी जरूर है। जो मुद्दा है उन्होंने उसमें बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो हमारे सोर्सेज ने बताया कि जो आपस में जो 11% शेयर को लेकर बेचने की बात है, उसको लेकर वो हाई कोर्ट गई थी और हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप जिला अदालत में वो गई हैं और 20 अगस्त को फिर से जो एडिशनल सेशन जज हैं संजय संधीर, उनकी अदालत में सुनवाई होगी। तो ये मुद्दा अब एक तरह से बड़ा हुआ है। हाल के दिनों में आईपीएल फ्रेंचाइजीज में को लेकर कुछ और भी विवाद हुए हैं। रिटेनरशिप को लेकर आपने कुछ दिनों पहले जो विवाद देखा था पिछले महीने, वो एक विवाद था जहां पे शाहरुख खान और दूसरे फ्रेंचाइजीज के बीच में गहमा गहमी, तीखी नोकझोंक की खबर आई थी। लेकिन ये एक मुद्दा, एक अलग मुद्दा है जहां पंजाब, किंग्स 11 पंजाब और जो उनके आपस के जो पार्टनर्स हैं उनके बीच आपस में ठनी है और 11% शेयर जो है वो बाहर में बेचने की बात कर रहे थे, जिसको लेकर वो हाई कोर्ट गई थी।
जी, तो पूरे शेयर्स जो हैं इन्हीं दोनों के बीच हैं और पहली बार इस तरह से कोई शेयर्स बाहर बेचने की बात हो रही है? नहीं, वो उसमें और भी पार्टनर्स हैं, लेकिन बेसिकली इसमें प्रीति जिंटा का कहना है कि जो नियम है उसके मुताबिक वो बाहर नहीं बेच सकते हैं और आपस की बात है। हालांकि मैं आपको फिर से बता दूं, किंग्स 11 पंजाब ने इसको लेकर जो मुद्दा है उसको लेकर कंफर्म नहीं किया है न्यूज। जो अदालत के पेपर्स है वो एनडीटीवी के पास है, जिसके हवाले से हम आपको कह रहे हैं। और जो हमारे सोर्सेस ने बताया, ये एक बड़ा मुद्दा है जो आपस में ठनी है और यही वजह है कि इसको लेकर जो आपस के शेयर्स को लेकर जो विवाद आपस में ठनी है और ये मुद्दा थोड़ा बड़ा हो गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका विमल इस पूरी जानकारी के लिए। तो एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव जानकारी है ये कि किस तरह से किंग्स 11 पंजाब की जो मालिकिन है प्रीति जिंटा वो कोर्ट पहुंची हैं अपने ही पार्टनर के खिलाफ और मोहित बर्मन इनका नाम है और 11% शेयर किसी और को बेचने वाले हैं, जिसको लेकर उन्होंने रोक की मांग की है और हाईकोर्ट ने इन्हें सेशंस कोर्ट जाने को कहा है।